गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है मेडाइवल सोसाइटी, इसके यूनिट 5 से सेक्शन D जिसमें हम लोगों को मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी के अंतर्गत आर्ट एंड आर्किटेक्चर के विषय में पढ़ना है। तो आज हमारे अध्ययन का टॉपिक होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी। तो इस विषय को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हम इस विषय को मुख्यतः कुछ भागों में विभक्त करके 5 भागों में विभक्त करेंगे। हम इसके पहले भाग में इस्लामिक काल के पहले भाग में हम इस्लाम काल की कला और स्थापत्य पर एक छोटी सी भूमिका देंगे। तत्पश्चात हम इसके दूसरे भाग में स्थापत्य कला, इसके तीसरे भाग में चित्रकला, इसके चौथुर्थ भाग में इसके संगीत कला और 5वें भाग में हम साहित्य कला का विषय में आप लोगों को कुछ बताएंगे और अंततः हम इन सभी भागों का निष्कर्ष करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। इस्लाम काल में इस्लामी सभ्यता संस्कृति के उद्भव और विकास काल माना जाता है और इस काल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। अरबों के साम्राज्य विस्तार के कारण इनका संबंध कई नई सभ्यता एवं संस्कृति के संपन्न देशों से हुआ। इन सभी देशों से संपर्क से इन्होंने अपनी कला का विकास किया। इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न देशों की कलाओं को इन अरब वासियों ने अपनी कला में आत्मसात किया और अपनी कला को समुन्नत और विकसित स्वरूप प्रदान किया। तो हम इसके विभिन्न कला के आयामों पर एक एक करके दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले हम स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखते हैं। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ खास विशेषताएं देखी जा सकती है। साम्राज्य विस्तार के कारण अरब वासियों का संपर्क और समन्वय पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका की प्रचलित स्थापत्य शैलियों के साथ हुआ। विदेशों की विजय से वहां के शिल्पियों तथा कलाकारों का अरब में प्रवेश हुआ। इस प्रकार विभिन्न स्थानीय शैलियों एवं कलाकारों की सहायता से नई शैली का विकास हुआ जिसे हम सरासीनी, अरबी, मुस्लिम, इस्लामी एवं मोहम्मदी शैली के नाम से जानते हैं। विजित देशों में इस्लाम की पहली मस्जिद का निर्माण उतबा इब्न गजवान ने बशरा शहर में की थी। बशरा की भांति साद इब्न अब्बी बक्कास ने कूफा में एक साधारण मस्जिद का निर्माण 656 ईस्वी में, कूफा में अली मस्जिद का निर्माण, अफ्रीका की भूमि पर इस काल की पहली मस्जिद 642 ईस्वी में अमर इब्न अल आस के द्वारा फुस्तात नामक स्थान पर की गई। इस दौरान दूसरी उल्लेखनीय मस्जिदों का निर्माण अकबा इब्न नकी ने कारवान में करवाया था। यद्यपि इस्लाम के प्रासंगिक इमारतों में मेहराब का प्रयोग नहीं हुआ था, परंतु धीरे धीरे इस्लामी स्थापत्य का यह एक अत्यंत लोकप्रिय तत्व बन गया। मेहराब की भांति मस्जिदों में मीनार बनाने का रीति रिवाज भी उम्मद काल से प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार मीनार निर्माण का कार्य भी सीरिया से ही प्रारंभ हुआ। दमिश्क में मस्जिद में पहला मीनार दिखाई देता है। उम्मद काल में ही जेरूसलम में भी अनेक उल्लेखनीय भवनों का निर्माण किया गया। उमर ने मोरिया पहाड़ी के ऊपर लकड़ी अथवा ईंटों से साधारण मस्जिद का निर्माण कराया था। भविष्य में
अब्द उल मलिक ने जेरूसलम में एक ऐसी ही मस्जिद की निर्माण की योजना बनाई जो स्थानीय चर्च की अपेक्षा अधिक भव्य एवं आकर्षक हो। इसी उद्देश्य से 691 ईस्वी में उसने डॉम ऑफ रॉक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद में पच्चीकारी एवं अलंकरण तत्वों का समावेश किया गया और एक अत्यंत आकर्षक एवं मनोहर गुंबज का निर्माण किया गया। इस्लामी स्थापत्य का यह मस्जिद एक अनूठा नमूना है और सुंदरा में यह अपनी सानी नहीं रखता। जेरूसलम में ही निर्मित आक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ जो उमैयद काल की उत्कृष्ट कृति मानी जा सकती है। उमैयद शासकों ने राजधानी दमिश्क में अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। 705 में वालिद ने जुपिटर के मंदिर का स्थल पर एक सुंदर मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद में प्रयुक्त मेहराब, मीनार, पच्चीकारी, अलंकरण आदि प्रशंसनीय है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उमैयद एवं अब्बासी काल में गैर धार्मिक इमारतें बहुत कम ही बन पाई। शाही परिवार के राजकुमारों ने जंगलों तथा मरु प्रदेशों में कुछ भवनों का निर्माण करवाया। मुआविया, हज्जाज मलिक आदि द्वारा अगर कुछ भवन बनाए भी गए होंगे तो आज उनके भग्नावशेष प्राप्त नहीं है। इस काल के दौरान कुछ भग्नावशेष सीरिया की सीमा पर दिखाई देते हैं। इनमें से याजीद द्वारा निर्मित मुबक्कर भवन के अवशेष देखे जाते हैं। वालिद द्वारा निर्मित कुसैर उमरा का महल अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। अब हम स्थापत्य कला देखने के पश्चात अरबों की चित्रकला को देखेंगे। मोहम्मद तथा कुरान में चित्रकला को अधार्मिक करार दिया गया। यही कारण है कि हम मस्जिदों तथा अन्य इस्लामी इमारतों और पुस्तकों में कोई चित्रकारी नहीं पाते हैं। परंतु उमैयद काल में चित्रकला संबंधी रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर आंशिक रूप से मनुष्यों तथा जानवरों के चित्र बनाए जाने लगे। निस्संदेह यह एक क्रांतिकारी कदम था। उमैयद चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने कुसैर उमरा की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। संभवतः इन चित्रों का निर्माण ईसाई चित्रकारों के द्वारा किया गया था। ट्रांसजोर्डन के विलास महल एवं उमैयदों के हम्माम की दीवारों पर भी उत्कीर्ण नक्काशियां हैं। इनमें 6 शासकों के आकर्षक चित्र हैं। इनमें से एक स्पेन के सम्राट रॉडरिक तथा सीजर एवं नेगस के भी चित्र हैं। इन चित्रों पर शशानी चित्रकला के स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। अन्य चित्रों में ऐतिहासिक, सामरिक, दार्शनिक एवं काव्य संबंधी भवनों की झलक दिखाई देती है। एक चित्र में जंगल का दृश्य है और इसमें एक सिंह को एक जंगली गधे का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ नर्तकियों, गवैयों तथा विलासप्रिय व्यक्तियों के भी चित्र उत्कीर्णित हैं। सॉरी। उपयुक्त चित्रों के अतिरिक्त इस काल में पच्चीकारी, अलंकरण, रेखांकित चित्रों आदि का भी यथेष्ट विकास हुआ। कपड़ों का अलंकरण, फूलदान से निकली हुई पत्तियां, चमकीले पत्तों, पक्षियों, अंगूर के लत्तर तथा फूल, खजूर के वृक्ष आदि के चित्र भी बड़ी संख्या में बनाए गए। फिर भी धार्मिक प्रतिबंधों के कारण चित्रकला की वांछित प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद उमैयद एवं अब्बासी शासकों के दौरान चित्रकला का
क्रमशः विकास होना प्रारंभ हो गया था। अब इसके तीसरे आयाम अर्थात संगीत के विषय में हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि जनता के मनोरंजन के साधन के रूप में संगीत काफी महत्वपूर्ण था। यद्यपि मोहम्मद एवं कुरान कविता तथा संगीत के प्रबल विरोधी थे, परंतु इसके बावजूद उमय्यद एवं अब्बासी शासकों के काल में संगीत की काफी उन्नति हुई। उमय्यद शासकों में मुआविया को छोड़कर याजीद से लेकर मारवान द्वितीय तक सभी उमय्यद शासक कविता तथा संगीत के महान प्रेमी थे। साम्राज्य विस्तार ने उमय्यद शासकों को संपन्न और विलासी बना दिया था तथा संगीत का प्रचलन बड़े बड़े शहरों में व्यापक रूप से होने लगा था। अरबी साहित्य में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि अज्ञानता के युग में भी कुछ स्त्रियां गाने का पेशा करती थीं। अपने युद्ध प्रेमी भाई सरवर की मृत्यु पर उसकी बहन खंसा ने गैर शोक गीतों की रचना की थी। उमय्यद काल में पेशेवर गवैयों का उदय हुआ जो हाथों में मेहंदी रचाते तथा स्त्रियों की भाव भंगिमा की नकल करते थे। संगीत को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान बड़े ही महत्व का माना जाता है। अरबी लोग विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में थे मुजहर, बांसुरी, बूक, मिगरिफा, झांझ, शहनाई, डफ आदि। विदेशियों के साथ संपर्क में आने पर कुछ विदेशी वाद्य यंत्र जैसे उद, नजर आदि का अरब में व्यापक प्रयोग होने लगा। मदीना निवासी तुवैस को इस्लामी संगीत का जनक माना जाता है। संगीत अरबी संगीत में सुरताल का सर्वप्रथम प्रयोग तुवैस के द्वारा ही किया गया था। अरबी भाषा की गीतों का वाद्य यंत्र तंबूरे पर पहली बार गाने का श्रेय तुवैस को ही दिया जाता है। तुवैस के अनेक शिष्यों में इब्न जुरैज की गणना इस्लाम के 4 महान संगीतकारों में की जाती है। मक्का का सईद इब्न मुसज्जा उमय्यद काल का सबसे महान संगीतज्ञ था। रोमन तथा इराकी रागिनियों का सर्वप्रथम अरब में प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अलगिरीद, इब्न मुहरीज, माबाद जमीला, हबान, सलाम आदि अनेक संगीतकार हुए। इस काल की महिला संगीतकारों में जमीला सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। लोगों ने उसे कला की रानी की भी उपाधि दे रखी थी। मक्का तथा मदीना में समय समय पर संगीत गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। दमिश्क में सर्वप्रथम वाद्य यंत्रों के प्रचार का श्रेय याजीद को जाता है। उसने दरबार में संगीत का आयोजन करना शुरू किया। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने संगीत को और भी लोकप्रिय बनाया। उनके दरबार में अब चोटी के संगीतकार और भी लोकप्रिय होने लगे थे। खलीफा वालिद द्वितीय स्वयं सहनाई वादन में पारंगत था। उसने कई गीतों की भी रचना की। अब हम अरबों की साहित्य कला पर प्रकाश डालेंगे। अरबों के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। अरबी साहित्य के विकास में अरब के विद्वानों, शासकों, खलीफाओं आदि ने यथेष्ट योगदान दिया। इस काल में अरबी साहित्य के विभिन्न पक्षों का विकास हुआ, यथा काव्य, गद्य, व्याकरण, इतिहास, संभाषण, पत्राचार आदि। उमय्यद शासकों ने साहित्य के विकास में विशेष रुचि ली तथा प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग कर
साहित्य का विकास किया। उम्मयद शासक काव्य प्रेमी तथा शायरी आदि के विशेष प्रेम रखते थे। इस काल में काव्य साहित्य के 3 रूप प्रणय काव्य, राजनीति संबंधी काव्य तथा प्रांतीय काव्य का अपूर्व विकास हुआ। इस काल में प्रसिद्ध काव्यकार उमर इब्न अली रबिया, जमील, कैस आदि हुए। इसी प्रकार गद्य, व्याकरण, इतिहास तथा संभाषण एवं पत्राचार आदि का भी इस काल में अभूतपूर्व विकास हुआ। अनेक विद्वान जिन्होंने गद्य के रूप में अरबी रचनाओं से अरबी साहित्य के भंडार को समृद्ध बनाया। व्याकरण के क्षेत्र में अबू अल अस्वाद अल दुलाली काफी प्रसिद्ध थे। इन शासकों के इतिहास रचना पर भी ध्यान दिया। उन्होंने संभाषण का भी विकास किया। संभाषण द्वारा शासकों ने धार्मिक उन्माद पैदा करना शुरू किया, जिससे वे अपनी बातों को सशक्त तरीके से पहुंचाते थे। पत्राचार हेतु भी सुलेख कला का पर्याप्त विकास हुआ। इस प्रकार से हम अरबों के कला के विविध आयामों को देखने के पश्चात इनका निष्कर्ष देखेंगे तो हम पाते हैं कि इस्लाम काल में वास्तुकला के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उमयदों तथा अब्बासियों ने अपने अधीनस्थ साम्राज्यों से बहुत कुछ सीखा तथा उनके सम्मिश्रण से अपनी सभ्यता को संपन्न बनाया। इस प्रकार जिसे हम इस्लामी सभ्यता कहते हैं, वह अनेक उत्कृष्ट सभ्यताओं के सम्मिश्रण एवं समन्वय का प्रतिफल था, किंतु अनेक अर्थ में बड़ा ही समृद्ध, परिष्कृत तथा श्रेष्ठ भी था। इसके विकास में उम्मयद, अब्बासी खलीफा, अब्बासी शासकों, विद्वानों, खलीफाओं आदि लोगों ने भरपूर योगदान दिया। इस प्रकार से हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय काफी रोचक लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि मध्यकालीन इस्लामिक काल में कला एवं साहित्य अथवा कला एवं स्थापत्य के विकास में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो आप आराम से हमने जो बातें आपको बताई उसको बड़े ही सहज स्वभाव से उसको लिखेंगे और आप इस प्रश्न के उत्तर देते समय थोड़े भी नर्वस ना हो, क्योंकि यह बहुत ही सरल है। केवल थोड़े इस्लामिक शब्द जो है वो थोड़े से कठोर लगेंगे आपको, लेकिन आप उनका निरंतर अभ्यास करें तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम इसी शब्दों के साथ आज अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर कोई बात अगर आपके मन में रह गई हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में आप अपने सवालों को लिखकर छोड़ देंगे। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव शीघ्र देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।